अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑक्सी एसिड्स। ठीक है। ऑक्सी एसिड्स का सबसे पहले हम फॉर्मेशन देखते हैं, फॉर्मेशन कैसे होता है। ऑक्सी एसिड, ठीक है, अंडरस्टूड क्या है कि ये एसिड्स होंगे, पर एसिड्स बने कैसे, ये जो हमारे ऑक्साइड्स थे, ठीक है ना, उनको हमने वाटर में डाला। वाटर में डालने की वजह से, हाइड्रोजन का अटैचमेंट होने की वजह से हमारे पास एसिड आ गया। मान लो हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड था। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होती है, तो हम +5 वाला नाइट्रोजन ऑक्साइड ले लेते हैं। मान लो N2O5 ले लिया, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो इसके ऊपर जब हमने वाटर डाला तो हमें HNO3 मिल गया, नाइट्रिक एसिड। इस तरह से हमें हमारे ऑक्सी एसिड्स मिले फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। अब मान लो हमारे पास P4O6 है, इसके ऊपर हमने डाला H2O, तो हमारे पास H2SO3 आ गया। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की कितनी है? +3 है। तो यहाँ पर भी, सॉरी, PO3 आएगा। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास फास्फोरस आएगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 होगी। मान लो हमने P4O10 ले लिया, यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। जब इसके ऊपर वाटर डाला तो हमारे पास जो ऑक्सी एसिड बनकर आएगा वो आएगा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +5 होगी। मान लो हमने, बस इतना काफी है समझने के लिए, समझ आ रहा होगा। इस सब चीज को याद रखने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो हम बोर्ड पे ऑलरेडी लिख चुके हैं और इसी को याद रखना है। अब ऑक्सी एसिड्स में नंबर ऑफ OH ग्रुप्स इक्वल्स टू रिप्लेसेबल H+ आयंस इक्वल्स टू बेसिसिटी। एसिड के लिए हम उसकी बेसिसिटी डिफाइन करते हैं। जितना अच्छा एसिड, उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा, है ना। तो रिप्लेसेबल H+ आयन हमने क्यों लिखा? अब जब ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और H+ दे देगा। हमारे पास कोई सा भी एसिड होता है, जैसे RCOOH है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड है, तो वो RCOO- और H+ देता है। माइनस कौन लेता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि ऑक्सीजन, ठीक है। तो रिप्लेसेबल H+ आयन हमेशा सिर्फ और सिर्फ H से ही डिसाइड किए जाएंगे। कभी भी ये मत देखना कि अगर हमारे पास किसी एसिड का स्ट्रक्चर है, उसमें अगर हाइड्रोजन लिखा हुआ है, सेंट्रल मेटल से अगर हाइड्रोजन चिपका हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाला हाइड्रोजन आयोनाइज होगा। आयोनाइज वही वाला हाइड्रोजन होगा जो ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड होगा। जो OH ग्रुप लगा होगा हमारे एसिड के ऊपर, सिर्फ वही वाले हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। जितने ज्यादा OH ग्रुप्स, उतने ज्यादा रिप्लेसेबल H+ आयंस। H+ आयन जो एसिड ज्यादा देगा उसकी बेसिसिटी भी ज्यादा होगी। एसिड के लिए हम बेसिसिटी वर्ड को डिफाइन करते हैं। अब हमें कुछ नॉमेनक्लेचर के वर्ड्स हैं वो याद रखने हैं। अब जो भी नॉर्मल एसिड्स हैं, जैसे फॉस्फोरिक एसिड हो गया, सबसे बेस्ट एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सबको पता है। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सब हमें बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4 होता है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 होता है। और क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HClO3 होता है। क्लोरिक एसिड का अगर ना भी पता हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसको याद रखने, इसके कई सारे ऑक्सी एसिड्स होते हैं, उसको कॉमन जो है उसको याद रखने की ट्रिक बता दी जाएगी। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, जो हमारा DNA के अंदर होता है PO4 3-, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। नाइट्रिक एसिड, फिर नाइट्रस एसिड, जितने भी एसिड्स हैं, जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे ना, एक एक ऑक्सीजन रिमूव करते जाओ। सल्फर है H2SO4, एक कम वाला H2SO3, फिर एक और नीचे वाला H2SO2, H3PO4, H3PO3, H3PO2, HNO3, HNO2, HClO3, HClO2, HClO। इस तरह से हम नीचे आते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल एसिड्स हैं, इसके अंदर हम देखने को मिलता है कि इक लगाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी हमारे पास, जैसे ये एसिड्स हैं,
एक एसिड का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है, ये 4-5 एसिड्स हैं जो हमारे फॉर्मूले हमारे कोर्स में है। एक एसिड आएगा जब, उसके लिए हमें सबके फॉर्मूले याद है। अब मान लो इससे एक ऑक्सीडेशन स्टेट कम वाला एसिड है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम कैसे करेंगे, एक ऑक्सीजन हटा दो, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, तो अगर ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे तो कम खींचेगा, तो पॉजिटिव चार्ज कम आएगा। तो एक ऑक्सीजन हटाने से उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो 1 यूनिट लेस हो जाएगा। 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो इससे नीचे, इससे कम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हमारे पास एसिड होगा, उसके लिए हम OUS लगाएंगे बाद में, ठीक है, एसिड का सफिक्स OUS लगाएंगे। फिर उससे भी कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सी एसिड के लिए हम हाइपोअस लगाएंगे। बट अगर एक से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, मान लो यहाँ पर H2SO5 होता, ऑल्दो एग्जिस्ट नहीं करता, ऑल्दो एग्जिस्ट नहीं करता, मान लो ऑक्सीजन का नंबर बढ़ने की वजह से इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इससे भी ज्यादा हो जाती, तो हम पर लगा देते हैं लास्ट में, पर स्टार्टिंग में लगाते हैं एक्चुअली, ठीक है। ये पीछे लगाते हैं, ये पीछे लगाते हैं, ये पीछे लगाते हैं, ये आगे लगाते हैं, ये भी आगे लगाते हैं, ठीक है, पर एक हो जाता, सेम ही रहता, बस आगे पर लग जाता, ठीक है। ये तो हमने ये सब देख लिया। तो नॉर्मल एसिड्स के लिए एक हो गया, एक ऑक्सीडेशन स्टेट के कम के लिए अस हो गया, फिर उससे भी कम के लिए हाइपो अस, और अगर सबसे ज्यादा है तो पर एक एसिड। अब हमने देखा है कि याद मतलब जो नाइट्रोजन के, जैसे हमारे पास HNO3 है, ये हो गया नाइट्रिक एसिड, फिर एक कम होगा तो नाइट्रस एसिड, फिर एक और कम होगा तो हाइपोनाइट्रस एसिड। अब इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं तो NO3 माइनस में ब्रेक होता है, ये होता है NO2 माइनस में, ठीक है, ये होता है N3 माइनस में, N माइनस। तो हमने इसको याद रखने का तरीका निकाला था, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड। जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड। तो सेम जो एनायन बनेगा कोरस्पॉन्डिंग एनायन एसिड का, या फिर बोला जाए कि जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, इसके अंदर कॉन्जुगेट बेस की बोलेंगे, खैर उनके एनायनिक सफिक्स, उनके जो एनायन बनेगा उनके लिए भी सफिक्स है, एट, आइट, आइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड। इस तरह से इनका भी हमने नॉमेनक्लेचर देख लिया। ये जो है ना इनके नॉमेनक्लेचर, ये नाइट्रिक एसिड है, फिर नाइट्रिक, फिर नाइट्रस, फिर हाइपोनाइट्रस, ठीक है, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड। ये सब जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं उसके अंदर जब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें हमें हेल्प करता है ये, है ना। तो ये पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मान लो हमने 2 मोल कोई भी एसिड लिया, किस 2 मोल एसिड में से अगर 1 मोल वाटर का निकाल देंगे, एक मॉलिक्यूल वाटर का जो रिलीज करेंगे, तो हमारे पास जो एसिड आएगा उसका नाम पायरो एसिड होगा, ठीक है। मान लो सल्फ्यूरिक एसिड था, तो सल्फ्यूरिक एसिड के हमने 2 मोल लिए, उसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर दिया, तो हमारे पास जो एसिड आएगा उसका नाम क्या होगा, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। मान लो 1 मोल एसिड लिया था, उससे जब हम वाटर रिलीज करेंगे तो हमारे पास मेटा एसिड आएगा, ठीक है। और ओ लिंकेज हो तो पेरोक्सी लिंकेज हो जाती है, ये तो खैर हमें पता ही होगा। H2O2 में पेरोक्सो हो जाता है, पर एसिड बोलते हैं उसको, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट वाला, ठीक है, इसको अगर हम हटा भी ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर है, 2 मोल एसिड से अगर 1 मोल वाटर निकालेंगे तो पायरो एसिड बनेगा, तो 1 मोल एसिड में से अगर 1 मोल वाटर निकालेंगे तो मेटा एसिड बनेगा, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो H3PO4 हमें पता था, ठीक है, इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड, इसका नाम है फास्फोरिक एसिड। अब एक वाटर मॉलिक्यूल हटा दिया, तो एक वाटर मॉलिक्यूल हटाने की वजह से एक स्टेप कम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड मिला, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये फास्फोरिक एसिड है तो ये फास्फोरस एसिड हो जाएगा। अगला वाला एक ऑक्सीजन और कम कर दिया,
अगले वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट लोवेस्ट हो जाएगी। तो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये इसका नाम हो गया। तो इनके नाम लिखने हमने सीख लिए। अब इनका फॉर्मूला देखो, फॉस्फोरस के जितने भी हमारे पास ऑक्सी एसिड्स हैं उनके अंदर एक स्ट्रक्चर तो हमेशा ही फिक्स रहेगा, जो पी है उसके साथ एक डबल बॉन्ड ओ तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, बस इस चीज को ध्यान में रखना है। पी सबसे पहले लिखो, सबसे पहले एक ऑक्सीजन हटा के डबल बॉन्ड में जोड़ दो। ठीक है, उसके बाद जितने भी ओ OH लग रहे हैं या फिर हाइड्रोजन लग रहे हैं वो डिसाइड कर लो। एक डबल बॉन्ड ओ तो होना ही होना पड़ेगा। ठीक है ना, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। वैसे अगर एनसीईआरटी अकॉर्डिंग चले तो एनसीईआरटी बोलता है कि सभी के सभी फॉस्फोरस के जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं उनके अंदर ए स्ट्रक्चर कॉमन है। ये ऐसा स्ट्रक्चर सब के अंदर कॉमन है। बट ये भी बात सही है, एनसीईआरटी बोल रहे तो बिल्कुल सही है, बट याद रखने का तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फॉस्फोरिक एसिड। तो H3PO4 है हमारे पास, फॉस्फोरस है, एक डबल बॉन्ड O लगा दो। अब एक पी ले लिया, एक ओ ले लिया, 3 H बचे, 3 O बचे, तो सबके सब OH जोड़ दिए। नेक्स्ट H3PO3, एक फॉस्फोरस गया, एक डबल बॉन्ड O लगा दिया, 3 H बचे, 2 O बचे। तो 2 H तो 2 OH के साथ मिलके OH बना देंगे, एक हाइड्रोजन बचा हुआ ऐसे ही चिपका दो। ठीक है, अगला आता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। एक फॉस्फोरस लिया, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन चिप दिया, 3 हाइड्रोजन बचे, एक ऑक्सीजन बचा। तो एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके OH बना देगा, 2 हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन चिप दो। इस तरह से इनके हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी आ चुका है हमें, बस इतना ही ध्यान देना था। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमारे पास कोई भी एसिड है तो हम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करते हैं कि जितना ज्यादा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, मान लो हमारे पास सेम एलिमेंट है, उसी के कई सारे ऑक्सी एसिड्स हैं, तो उसकी एसिडिटी का ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर या फिर बेसिसिटी का ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ को बेसिसिटी से रिप्लेस किया जा सकता है। अगर एसिड दे रखे हैं तो उसकी बेसिसिटी डिटरमाइन होती है। ठीक है, एसिडिटी डिसाइड नहीं होती। अगर एसिडिटी बोल रहा है वो एसिड के लिए, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा। इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो हमारे पास अगर सेम एलिमेंट के अलग अलग ऑक्सी एसिड्स हैं तो उसके अंदर जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि एसिड का काम क्या होता है, लुईस एसिड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। कोई भी एसिड है जैसे RCOOH है, ये जब ब्रेक डाउन होता है तो RCOO माइनस और H प्लस देता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो एसिड का काम क्या होता है, H प्लस से रिलीज करना या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो जिस ऑक्सी एसिड में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा भूखा होगा, उसको इलेक्ट्रॉन्स की भूख ज्यादा होगी, वो ज्यादा ईगरली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। और ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा कैसे होगी, जितने ज्यादा ऑक्सीजन जुड़े होंगे उसे ऑक्सी एसिड के अंदर उतनी ज्यादा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, क्योंकि ऑक्सीजन उतने ही ज्यादा उससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, मान लो ये फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड से, इसके अंदर ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। इसके अंदर कम हो गया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम होगी, इसमें और कम हुआ तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और कम होगी। जितने ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा एसिडिक नेचर। ठीक है, ये तरीका है याद रखने का। ये तो हो गया जनरलाइज्ड फॉर्मेट, ठीक है, सभी एलिमेंट्स के एसिड्स के लिए। बट जो फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हैं ये एक्सेप्शनल केस बनाते हैं। ठीक है, सारे एसिड्स एक तरफ और फॉस्फोरस के एसिड्स एक तरफ, इनका एक्सेप्शनल केस होता है, इनका ऑर्डर उल्टा होता है। इसमें देखो, नॉर्मली एसिड में जितना ज्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर कंपेयर करना है हमें सेम एलिमेंट के लिए, उतना ही ज्यादा उसका एसिडिक नेचर होगा। बट फॉस्फोरस के लिए उल्टा है, इसके अंदर जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतना कम एसिडिक नेचर होगा। ठीक है, ये तो हो गया रटने का तरीका। अब ऐसा हो क्यों रहा है, हम स्ट्रक्चर से बना, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ गया। फॉस्फोर, ये जो कॉमन स्ट्रक्चर है
ठीक है, बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने अकॉर्डिंग हमें फिट बिठाने हैं। ठीक है, देखो इसको याद रखने का तरीका, इसके पास 3 OH है, एक भी H नहीं है, इसके पास 2 OH है, एक H है, इसके पास एक OH है, 2 H है। अब जितने ज्यादा H होंगे, देखो कायदे से तो जितने ज्यादा OH हैं उतनी ज्यादा उसकी बेसिसिटी होगी। ठीक है, उतनी ज्यादा वो बेसिस आयन होंगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होगी। तो इसके अकॉर्डिंग नॉर्मली जो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड या फिर डिसाइड करने का जो फैक्टर है एसिडिक स्ट्रेंथ, वो OH से डिसाइड करते हैं। इसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, बट इसकी जो एसिडिटी है, सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ है, वो सबसे कम है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसके पास हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन इजीली देगा, जिसकी वजह से इसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा हो जाएगा। जो फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हैं उसके अंदर हमें उसका रिड्यूसिंग नेचर डिसाइड कर, रिड्यूसिंग जो नेचर है वो डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, ये उतने ज्यादा हाइड्रोजन, जिसके पास जितने हाइड्रोजन वो उतना ज्यादा रिड्यूसिंग, क्योंकि अगर जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है तो वो ज्यादा हाइड्रोजन देगा और उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो इन सब में से इसके पास हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, तो इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। अब रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब खुद इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, खुद इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये बुरा एसिड। बट क्योंकि एक्सेप्शनल केस है इसीलिए ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, ये सबसे अच्छा एसिड हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे इजी तरीका जो रट्टा मारने वाला तरीका वो तो पहले ही बता दिया। ठीक है, जितने भी एसिड्स हैं हमारे पास, अगर सेम एलिमेंट के लिए हम बात करें, जैसे जैसे ऑक्सीजन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। फॉस्फोरस के लिए केस उल्टा है। ठीक है, अब मान लो उसने एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ट्रेंड है वो नहीं पूछा, उसने हमसे पूछ लिया रिड्यूसिंग पावर, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे? जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी, क्योंकि उतने ज्यादा हाइड्रोजन वो डोनेट कर पाएगा। बोलते हैं ना कि अगर बेसिक स्ट्रेंथ निकालनी है तो जितने ज्यादा हमारे पास लोन पेयर होंगे उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि उतने ज्यादा लोन पेयर दे पाएंगे हम। इसीलिए जो फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हैं इसके अंदर हमें रिड्यूसिंग पावर देखनी है, और जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है, रिड्यूसिंग पावर मतलब सामने वाले को अच्छे से रिड्यूस कर रहा है, खुद अच्छे से ऑक्सीडाइज हो रहा है। बट जो एसिड है उनको वो तो खुद रिड्यूस होते हैं, तो ये पुअर एसिड हुआ, बट एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज्यादा है। ठीक है, मैं जो सजेस्ट करूंगा वो ऐसे सजेस्ट करूंगा कि सब ऑक्सी एसिड जितने भी हमारे पास, अगर सेम एलिमेंट के ऑक्सी एसिड्स है, जैसे जैसे ऑक्सीजन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। बट फॉस्फोरस में जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसका ट्रेंड उल्टा रहता है। इसके अंदर जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेंगे वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का नेचर भी होगा। और अगर इसके अंदर हमसे मान लो उसने ऑक्सीडाइजिंग पावर का ट्रेंड पूछ लिया, ठीक है, तो हमें रिड्यूसिंग पावर का ट्रेंड बताया ना, रिड्यूसिंग स्ट्रक्चर बना लो सबके सबसे पहले तो। ठीक है, जितना ज्यादा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा रिड्यूसिंग पावर, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी में ये दो एसिड्स दे रखे हैं, एक तो फास्फोरस का एसिड, दूसरा क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स। इन दोनों के डिफरेंस को याद रख के हम इजीली याद रख सकते हैं इन सब का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। देखो क्लोरीन का है, इसके लिए हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर याद कर लो। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर से हम ऑक्सीडाइजिंग पावर निकालें। ठीक है, जो भी ऑक्सीडाइजिंग पावर आएगी उसका उल्टा कर दो,
ठीक है, वो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर हो जाएगी। इससे हमें रिड्यूसिंग पावर का, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है। याद है ये हम इजीली निकाल लेंगे। और इससे हम एसिड स्ट्रेंथ का जो भी ऑर्डर निकालेंगे उसका उल्टा कर दो तो वो एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। इन शॉर्ट एक तो रटने वाला तरीका हो गया कि जितने भी एलिमेंट्स के जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं उनके अंदर जैसे जैसे ऑक्सीजन का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। फॉस्फोरस के लिए केस उल्टा हो जाएगा। और इसको और अच्छे से रटने का तरीका कि इसमें उल्टा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है फॉस्फोरस और हाइड्रोजन, इन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो जीरो होता है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहती है। अलग केस बन गया ना, बाकी सब में तो ईएन का डिफरेंस कुछ ना कुछ तो है। इसमें हाइड्रोजन और फास्फोरस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका ऑर्डर से उसका जो वैल्यू है वो सेम रहता है, तो ईएन का डिफरेंस जीरो है। तो इसका याद रखने का सबसे अच्छा तरीका। और रिड्यूसिंग पावर को याद रखने का तरीका, इसके अंदर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। जितने ज्यादा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा रिड्यूसिंग पावर, तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर आ गया। अब ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स हैं, जैसे जैसे ऑक्सीजन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक है, इससे अब एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ रहा है। अब इसकी एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन खुद खींचेगा सबसे ज्यादा, खुद रिड्यूस होना चाहता है तो इसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत अच्छी होगी। बट अब ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर निकालेंगे तो वो जस्ट उल्टा आएगा। ये तो मैं कह रहा हूं। कोई अब दो एसिड्स हैं हमारे पास, दोनों में से कोई एक चीज याद रख लो। ठीक है, कोई एक चीज याद रख लो। फॉस्फोरस के लिए एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर याद रख लो कि जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेंगे वैसे वैसे एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ये चीज याद रख लो। और जैसे जैसे हाइड्रोजन बढ़ेंगे वैसे वैसे रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। फॉस्फोरस के लिए तो हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेंगे वैसे वैसे एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इसका केस उल्टा है बाकी सब ऑक्सी एसिड से। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जैसे जैसे हाइड्रोजन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। इसको तो अच्छे से याद कर लिया हमने। अब ऑक्सी एसिड्स ऑफ फ्लोरीन है, इसके अंदर जैसे जैसे ऑक्सीजन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब इस ट्रेंड से जो हम ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर निकालेंगे उसको उल्टा कर दो तो हमारे पास इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग पावर का ट्रेंड आ जाएगा। यहाँ पर जाने पर एसिड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मतलब इधर जाने पर वो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। ठीक है, तो खुद रिड्यूस होना चाहता है, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, तो इधर जाने पर ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा। जो भी हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है उसको उल्टा कर दो, ऑक्सीडाइजिंग पावर इधर आने पे बढ़ेगी। सिंपल, इतना सा याद रख लो। फिर भी मान लो, अभी तो चलो याद है, मान लो एग्जाम में कुछ याद नहीं रहता, इतना पता है कि सारे एलिमेंट्स एक तरफ, जैसे जैसे ऑक्सीजन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। फॉस्फोरस में जैसे जैसे ऑक्सीजन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। इसका केस उल्टा है। ठीक है, इतना याद हो गया। अब इससे जो भी ऑर्डर निकालेंगे हम रिड्यूसिंग या फिर ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, उसके ऑर्डर को उल्टा कर दो, बात खत्म। इससे जो भी हम नेचर निकालेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालेंगे, उससे हम रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो भी ऑर्डर निकालेंगे उसको उल्टा कर दो। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पता है हमें, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता है, उससे रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का जो भी ऑर्डर निकलेगा उसको रिवर्स कर दो। इतना याद रख लो बस, छुट्टी। बट फिलहाल के लिए हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए, इन सब के स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। और कॉमन इसके अंदर जो है स्ट्रक्चर वो ये होता है, एक फॉस्फोरस होना चाहिए और एक डबल बॉन्ड O होना चाहिए। बाकी हाइड्रोजन अपने आप, ऑक्सीजन अपने आप हम भर सकते हैं। जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा, तो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर देख लो। इसमें उल्टा हिसाब है, इसके अंदर
हाइड्रोजन ज्यादा थे, ऑक्सीजन कम। इसके अंदर तो साफ साफ दिख रहा है, एक एच है तो एक ओ एच तो होना ही पड़ेगा, बाकी सब ऑक्सीजन लगा दो। सिंपल, खत्म। स्ट्रक्चर इजीली बना लिया। स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, ठीक है। इसमें थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी पूछ सकता है वो, जैसे जैसे इधर आ रही है वैसे वैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, बॉन्ड्स इतने ज्यादा, बॉन्ड्स है उतनी ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो गया, छुट्टी। बस हमें इन दोनों के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर याद रखना है, उससे हम जो भी ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर निकालेंगे या फिर उसकी रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर निकालेंगे, उसका उल्टा कर दो, वो ही उसकी असली रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर होगा। सिंपल, इतना याद रखना है। फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सी एसिड HOF। फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सी एसिड बनाता है, क्योंकि ऑक्सी एसिड के अंदर जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं उनके अंदर सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज, और फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट नहीं करता, इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सी एसिड बनाता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में भी नहीं जाता पॉजिटिव वाली। +2 में तो बिल्कुल जाएगा ही नहीं, +3 में भी नहीं जाता, +4 में भी नहीं जाता, प्लस में जाता है तो सिर्फ और सिर्फ +1 में जाता है। तो HOF बनाता है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सी एसिड फ्लोरीन, ठीक है। फिलहाल इतना ध्यान रखना काफी रहेगा। नेक्स्ट वीडियो हम सल्फर के ऑक्सी एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे और नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्राइड्स करके हम फाइंड अप करने की कोशिश करेंगे।